हेलो माय डियर क्लास एंड स्टूडेंट्स, अब कुछ ही दिनों में आपका इंग्लिश का एग्जाम है और अगर अभी तक बेटा आंसर लिखना नहीं आता है तो एकदम सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको चाहे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, सारे क्वेश्चंस के आंसर कैसे लिखने होते हैं वो अच्छे से ट्रेन करने वाली हूँ। ठीक है, मैं इस वीडियो के अंदर आपके लिए अलग अलग क्वेश्चंस के हिसाब से अलग अलग टेम्पलेट्स भी लेकर के आई हूँ। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि अगर कंपेरिजन बेस्ड क्वेश्चन है तो क्या टेम्पलेट है, किस हिसाब से लिख सकता हूं, कैरेक्टर का क्वेश्चन है तो क्या टेम्पलेट है, अगर थीम का क्वेश्चन है तो क्या टेम्पलेट है। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूंगी कि कीवर्ड्स को कैसे यूज करना होता है आंसर्स में, और अगर 3-4 मार्क्स के जो 3-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसका आंसर है तो कैसे करना होता है। तो ट्रस्ट मी, भरोसा करो मेरा, ये वीडियो को पूरा जरूर देखना। तुमने एक बार ये वीडियो पूरी देख ली ना तो तुम खुद से वीडियो को देखने के बाद बोलोगे कि भाई मेरा टाइम सही जगह पे मैंने लगाया, मुझे सच में बहुत कुछ सीखने को मिल गया जो कि मैंने आज तक कहीं पे किसी टीचर ने बताया ही नहीं था, ना यूट्यूब में ना किसी बैच में। तो इसीलिए पूरा जरूर देखना। एंड मैं आपको ना लास्ट में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आंसर में यूज होने वाले वोकैबुलरी के भी वर्ड्स मैं आपके लिए लेकर आई हूं, तो वो भी आपको मैं बता दूंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो हमारे पास ना अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा। एक हमारे पास ना रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाला क्वेश्चन होता है जिसमें एक्सट्रैक्ट वगैरह दिया होता है, उसमें एमसीक्यू, इन्फेरेंस, थीम या टोन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो एमसीक्यू हो या वोकैब वाला क्वेश्चन हो तो ये तो आप आसानी से आंसर कर लोगे, इसमें तो भाई कुछ लिखना ही नहीं होता, टिक मार्क लगाना होता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर करना होता है। तो बेटा एग्जाम्पल देती हूँ, देखो थीम बेस्ड तो मैं अभी सिखाऊंगी, आगे टोन भी सिखाऊंगी। इन्फ्रेंस मैं आपको अभी बता देती हूँ। इन्फ्रेंस पहले समझो, इन्फ्रेंस का मतलब ये नहीं हो तो आप देखते ही शब्द समझ नहीं आ रहे, घबरा रहे हो। इन्फ्रेंस का मतलब है कि अगर तुम्हारे सामने कोई एक एक्सट्रैक्ट दिया है तो एक्सट्रैक्ट में जो चीज तुम्हें पढ़ के समझ आ रही है वो तो ठीक है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो लिखी नहीं है लेकिन पता चल रहा है कि यही होने वाला है, ऑब्वियसली ऐसा ही होगा, पता चल रहा है, वो पूछते हैं। जैसे कि क्वेश्चन देख लो, अगर आपसे बोले कि क्या व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट यंग सीगल्स इमोशनल स्टेट आफ्टर फ्लाइंग विद हिज फैमिली, जब वो अपने परिवार के साथ उड़ान भर रहा होता है तो उसकी इमोशनल स्टेट के बारे में क्या पता चल रहा है। अब लिखी नहीं है उसकी इमोशनल स्टेट, पर हमें पता चल रहा है कि जब उसके परिवार, वो उड़ रहा होता है, उसकी मम्मी उसको ज्वाइन कर लेती है, पापा भी आ जाते हैं पीछे से उड़ते उड़ते, भाई बहन भी आ जाते हैं, है ना, और आसमान में वो और इधर उधर घूमते हुए उड़ते हैं पानी के ऊपर। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि वो एक्साइटेड है, पहले डर था लेकिन अब एक्साइटेड है परिवार के साथ, अब खुश है, अब उसका डर जा चुका है। ये लिखा नहीं है पर समझ आ रहा है, तो इसी को इन्फरेंस बोलते हैं। सिंपल, देखो छोटा आंसर है, छोटा क्वेश्चन है, 1-2 नंबर का है, डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर, सीधी सीधी सी बात है, दिमाग में गांठ बांध लो। डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, फालतू की बात नहीं करेंगे, सीधा आंसर देकर के आएंगे, कट टू कट। ठीक है, जो पैराग्राफ वगैरह इसमें चेंज नहीं करना होता है, एक सिंगल पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ आप चेंज करते हैं 6 नंबर वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसमें आप सीधा बताओगे कि उड़ने के बाद क्या हुआ था, यंग सीगल को जैसा महसूस हुआ, वो आपका कीवर्ड है। अब आप समझ नहीं पाते मैम कीवर्ड्स क्या होते हैं, बेटा कीवर्ड्स वो शब्द होते हैं जो क्वेश्चन सुनते तुम्हारे दिमाग में आ जाए। अब अगर मैं बोलूं कि उसने जब उड़ान भरी चिड़िया ने, है ना, तो उड़ान भरते भरते उसे कैसा महसूस हो रहा होगा, तो तुम बोलोगे मैम एक्साइटेड होगा, वही तुम्हारा कीवर्ड है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि शुरू शुरू में जब वो उड़ नहीं पा रहा था तो वो क्यों नहीं उड़ पा रहा था, तुम बोलोगे क्योंकि मैम उसे पंख पे भरोसा नहीं था, यही तुम्हारा कीवर्ड है। तो यही आपके कीवर्ड्स होते हैं। तो इस तरीके से आपका आंसर बनेगा। आप देखो मैंने कितना आंसर जो है ना, आप खुद रीड कर लो, मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, तो जरूरी नहीं है बहुत फैंसी वर्ड यूज करना पड़ेगा, सिंपल सरल भाषा में भी आंसर अच्छा बन जाता है, पूरे नंबर मिलते हैं। ठीक है, यहां पर अगर आप चाहो तो आप कुछ और सिंपल वर्ड्स यूज कर सकते हो कि भाई अपने परिवार के साथ उड़ रहा था, जब उसे जॉय महसूस हो रहा था, उसे थोड़ा सा राहत मिली, रिलीफ था, उसको एक नया कॉन्फिडेंस उसके अंदर आया था, उसका फियर डिसअपियर हो गया था जब उसने रियलाइज किया कि वो उड़ सकता है, ये एक्सपीरियंस उसको ट्रांसफॉर्म करता है। टिमिड की जगह आप लिख सकते हो फियरफुल बर्ड से ट्रांसफॉर्म करते हैं कॉन्फिडेंस वाली चिड़िया में। सिंपल। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर्स। बेटा जितना आपको मैं बता रही हूँ इतना ध्यान से सुन लो, आपको आंसर राइटिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं सच बता रही हूँ, इस वीडियो को देख लेते हो ना तुम, और जो मैं बाकी क्लासेस में तुम्हें चीजें बता रही हूँ उसको कर लेते हो, बेटा गारंटी के साथ बोल रही हूँ, तुम्हें 100 में से 100 भी तुम स्कोर कर सकते हो अगर तुम इस वीडियो का सही से इस्तेमाल कर लो, सही से बताई हुई चीजों को सुन लो। मैं गारंटी दे रही हूँ तुम 100 में से 100 भी स्कोर कर सकते हो इजीली। देखो ये जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ना, इसमें 40-50 शब्दों की लिमिट होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं ये बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं तो डायरेक्ट आंसर करना है, इसमें बातें इधर उधर की नहीं करनी होती, सीधा क्वेश्चन के साथ ऐसे स्टिक टू द क्वेश्चन, जितना पूछा उतना बता दो बस। ठीक है, तो यहां बोल रहे हैं कि हाउ डज वली शो मैच्योरिटी बियॉन्ड हर एज, कैसे पता चल रहा है कि वली अपनी एज से ज्यादा मैच्योर थी। सिंपल है, वली की मैच्योरिटी पता चल रही है जब उसने केयरफुल प्लानिंग करी बस जर्नी की, है ना, कैसे उसने पैसे बचाए सीक्रेटली, और फिर उसने इंफॉर्मेशन गैदर करी बस की टाइमिंग के बारे में,
फेयर की स्पेलिंग FARE होती है, ठीक है, इसके बारे में, रूट के बारे में। तो अनलाइक अदर चिल्ड्रन, बाकी बच्चों की तरह नहीं थी, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव कर रही थी, तो उसकी क्यूरियोसिटी और इंडिपेंडेंस से पता चलता है कि उसे कितनी जानकारी है दुनिया की। सिंपल आंसर ऐसे लिखा जा सकता है, जितना पूछा उसकी मेच्योरिटी के बारे में उतना ही बताया, डिटेल में गाय वाय इन सब के बारे में बात नहीं करनी, ठीक है। अगला आप देखो लॉन्ग क्वेश्चंस जो है ना, लॉन्ग क्वेश्चन बेटा मैं आपको बताती हूँ, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं 6 नंबर के, ठीक है, इसमें 100 से 150 शब्द लिखने पड़ते हैं, 120, है ना। अब यहां पे सबसे ज्यादा बच्चे अटकते हैं। अब ये है मेन पार्ट, अब तुम ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है, तुम्हें 6 में से 6 दिलवा दूंगी मैं। तुम्हें करना क्या होगा, देखो क्वेश्चंस जो है हमारे पास ना अलग अलग टाइप के आते हैं, एक होता है कंपैरिजन बेस्ड, एक होता है कैरेक्टर आर्क वाला क्वेश्चन, या तो थीम वाले, या आजकल एनालिटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें ना नैरेटिव टेक्निक, टोन बता दो राइटर का, लैंग्वेज बता दो, ये सब पूछा जाता है। तो अब मैं आपको देने वाली हूं टेम्पलेट, क्लियर कट टेम्पलेट। तुम्हारे ना 4 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से ऑप्शन रहता है तुम्हें कोई भी 2 करने का, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 में। तो ये 6 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे तुम्हारे, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, इसके बाहर तो आएगा ही, ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैरेक्टर के ऊपर होगा या इन सब चीजों के ऊपर होगा। मैं टेम्पलेट बता देती हूँ, वो टेम्पलेट को तुम अच्छे से समझ लो, उसमें एक आधा चेंज अपने हिसाब से कर सकते हो, क्वेश्चन के हिसाब से कर सकते हो, बाकी उसका सहारा ले लो। और जब तक एग्जाम है ना, अच्छे से बेटा उसी टेम्पलेट के, मैं ये PDF टेलीग्राम पे डालूंगी, आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है बच्चे। और ना साथ ही साथ ये जब PDF चली जाएगी ना टेलीग्राम पे, तो इसको साथ में रखना पूरे टेम्पलेट को, और आंसर्स बनाने की कोशिश करना। कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाना, उसमें से क्वेश्चन उठाना, आंसर बनाने की कोशिश करना टेम्पलेट का यूज करते हुए। तो टेम्पलेट का भी तुम्हारे दिमाग में एक इमेज छप जाएगा कि कैसे आंसर लिखने हैं, ठीक है। देखो जैसे पहला टेम्पलेट यहां पे समझो कि ना, अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, पहले तो समझो कि ये 6 नंबर के क्वेश्चन का जनरल मैं बता रही हूं सेंस होता क्या है, कैसे इसका आंसर लिखना होता है। बेटा 6 नंबर के क्वेश्चन 3 पैराग्राफ में बंटते हैं। पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन होता है, जो कि क्वेश्चन की ही बारे में बात करता है जनरली। फिर आता है बॉडी, बॉडी के अंदर आपको 2-3 चीजें लिखनी होती है, और लास्ट में आता है कंक्लूजन। यहां पे पैराग्राफ चेंज करना बहुत जरूरी है, अगर आप नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी, ठीक है। पैराग्राफ जरूर चेंज करना। क्वेश्चन का टेंस वही होना चाहिए जो आपका, जो आंसर का टेंस वही होना चाहिए जो क्वेश्चन का टेंस है। क्वेश्चन प्रेजेंट में तो आंसर प्रेजेंट में, क्वेश्चन पास्ट में तो आंसर पास्ट में, ठीक है। सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना, यहां पर मेजर इवेंट्स वगैरह देख लेना, जो आने चाहिए, जो रिलेटेड है वो यूज करेंगे, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, लंबा आंसर जाएगा, ठीक है। लिंकिंग वर्ड्स का प्लीज ध्यान रखना, जब आप पैराग्राफ चेंज करोगे ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई इंट्रोडक्शन में कुछ बात करी, अचानक से कुछ और बात हो रही है, अचानक से कुछ और, फ्लो बनना चाहिए आंसर का, ठीक है। यहीं पे मार्क्स अधिकतर बच्चे लूज कर जाते हैं, तो लिंकिंग वर्ड्स का यूज करोगे। अब आपको परेशानी है तो परेशान मत हो, मैंने लास्ट में लिंकिंग वर्ड्स की भी एक स्लाइड डाली हुई है, उस स्लाइड में सारे लिंकिंग वर्ड्स लिखे हैं, कंक्लूजन में कैसे लिखना है, क्या लिखना है, सब है। तुम्हारा सारा काम मैंने आसान कर दिया, तुम्हें बस मेरे लिए 80 आउट ऑफ 80, 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करके लाना है, ठीक है। और वीडियो पूरी देखने के बाद अगर अच्छी सी चीजें समझ में आ रही ना, तो थैंक यू बोल सकते हो, ओके। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी, है ना। टाइम अच्छा मैनेज कर लेना, एक ही क्वेश्चन पे अटके मत रह जाना, और कटिंग वटिंग ज्यादा मत करना, प्रेजेंटेशन का ध्यान देना। पैराग्राफ पक्का से चेंज करना बेटा, वो वरना नेगेटिव पे जाता है, नेगेटिव इमेज बनती है, नंबर वहां कटने के चांस रहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे करना क्या है, देखो इंट्रोडक्शन का मतलब है कि जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसी के साथ रिलेट करके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बनता है, स्टार्टिंग की 2-3 लाइनें। बॉडी में हमें लिखना क्या होता है, जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उससे रिलेटेड अगर चैप्टर में कोई तुम्हें वारदात, कोई सिचुएशन, कोई इंसिडेंट याद आ रहा है, तो उसे एविडेंस के तौर पे अपने आंसर में बॉडी में लिखा करो, थीम ट्रेड्स वगैरह लिखा करो, ठीक है, सिग्निफिकेंस वगैरह लिखो। कंक्लूजन के लिए मैं आपको शब्द बता दूंगी क्या क्या होते हैं। देखो मैं आपको ना एक जनरल ओपनिंग लाइन बता रही हूं, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, एक जनरल ओपनिंग लाइन जो हर जगह लगाई जा सकती है वो ये है कि दिए गए चैप्टर में, इन द गिवन चैप्टर, जो भी चैप्टर का नाम है लिख देना, रिटन बाय, किसने लिखा है, राइटर का नाम लिख देना, इसलिए पूरे साल याद करवा रही थी राइटर के नाम, ठीक है ना। और एक्सप्लोर द थीम ऑफ, वो क्या थीम है उसके बारे में लिख देना, ठीक है। इसलिए मैंने ये चीजें तुम्हें पूरे साल भर याद करवाई है कि एग्जाम के टाइम आकर के परेशान ना हो जाओ। चलो तो अब यहां पर देखो कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आता है हमारे पास ना, ये तो जनरल चीजें हो गई, ये तो जनरली आपको समझाना था कि आंसर कैसे लिखना होता है। अब मैं आपको बताती हूँ टेम्पलेट क्या है। कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन के लिए ना बेटा देखो, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन जो होता है, जैसे आपके सामने कंपैरिजन आ गया कि भाई जो टेल ऑफ कस्टर्ड है उसके अंदर भी ह्यूमर है, प्रपोजल चैप्टर के अंदर भी ह्यूमर है, दोनों के ह्यूमर को कंपेयर कर दो। तो यहां पर अगर आप देखो तो आपको पहले समझना होता है बेटा कि कंपैरिजन किस बेसिस पे है, या तो थीम का ही होगा कि दोनों चैप्टर की थीम पे होगा, या दोनों चैप्टर के अलग अलग चैप्टर के कैरेक्टर्स का कंपैरिजन होगा, या उनकी नैरेटिव टेक्निक। क्वेश्चन को पहले समझना, क्वेश्चन ना किस चीज का कंपैरिजन कर रहा है उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। अब नैरेटिव टेक्निक का कंपैरिजन कर रहा है कि भैया जो चैप्टर लिखा है प्रपोजल, वो थोड़ा ह्यूमरस तरीके से लिखा है, और वो जो
पोएम है कस्टर्ड वाली वो भी ह्यूमरस है। कैसे? तो दोनों की नरेशन को हमें डिस्कस करना है। अब अगर आपको ना नैरेटिव टेक्निक की प्रॉब्लम है तो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने पीडीएफ बना रखी है। देखो नैरेटिव टेक्निक की ना वैसे तो मैंने वीडियो भी बना रखी है, ये रही, इसको जाके देख सकते हो आप, है ना। और कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन को डिटेल में समझना है कि आंसर कैसे करना है तो बेटा ये वाली वीडियो देख सकते हो, बहुत डिटेल में मैंने समझाया। और नैरेटिव टेक्निक के ऊपर ना ये वाली मैंने एक पीडीएफ बना रखी है, ये भी टेलीग्राम पे है, बहुत सारा आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, तो ये सब आप यूज कर सकते हो, राइट। तो देखो जैसे कि हमने अभी क्या देखा कि भाई वो जो चैप्टर बोल रहे हैं कौन सा वाला जो आपका टेल ऑफ कस्टर्ड है ना, तो टेल ऑफ कस्टर्ड वाले देखो पोम के अंदर कौन सी नैरेटिव टेक्निक है, ह्यूमर है, आयरनी है ना, ये हमें समझ में आ रहा है। तो ह्यूमरस, रिदमिक, विम्सिकल, ये सारे वर्ड्स हैं, तो यही सब आप यहां पे यूज कर सकते हो। पर आंसर कैसे बनेगा? देखो आंसर में स्टार्टिंग में ना आपको क्या करना होता है बेटा, स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन देना है। यानी कि अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई कैसे इस्तेमाल हुआ है ह्यूमर का इस कस्टर्ड पोम में और प्रपोजल में बता दो, तो स्टार्टिंग में आप यही लिख दो, एक क्वेश्चन के बारे में ही बोल दो कि हाँ भाई दोनों चैप्टर में ह्यूमर का इस्तेमाल हुआ है, दोनों राइटर का नाम लिख दो कि दोनों राइटर्स ने ह्यूमर का इस्तेमाल किया। अब पैराग्राफ चेंज करके सबसे पहले टेल ऑफ कस्टर्ड के बारे में बता दो कैसे ह्यूमर का इस्तेमाल हुआ है। तो आप ये जो मैंने पीडीएफ बताई है यहां से वर्ड सीख सकते हैं कि विम्सिकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करा हमारे राइटर ने बेलिंडा और ऐसे ऐसे नामों का इस्तेमाल किया जिससे ह्यूमर आया, ये एक्सप्लेन कर दिया एक पैराग्राफ में। फिर अगले में बता दो कि भाई द प्रपोजल चैप्टर में कैसे ह्यूमर आ रहा है, जिस तरीके से कैरेक्टर्स वगैरह के आपस में बहसबाजी हो रही है, छोटी छोटी चीजों पे लड़ रहे हैं, उससे ह्यूमर आ रहा है। और लास्ट में कंक्लूजन दे दो। तो ये इंट्रोडक्शन, ये कंक्लूजन, बीच की बॉडी, ठीक है। अब अगला आता है हमारे पास अगर कैरेक्टर स्केच बेस्ड क्वेश्चन रहेगा तो बेटा देखो अगर कैरेक्टर स्केच बेस्ड क्वेश्चन होगा तो पहली बात तो तुम्हें कैरेक्टर स्केच याद होनी चाहिए। आधे बच्चों को याद ही नहीं है, इसलिए भाई देखो मुझसे ये मत कहना मैम एक वीडियो बना दो उसमें सारे कैरेक्टर स्केच लिख दो, बेटा मैंने ऑलरेडी बना रखी है। यहां पे अगर आप जाकर के चैनल पे देखोगे तो ये देखो ये वीडियोस नजर आ रही है, मैडम राइट्स द बस, ये 8 मिनट की वीडियो है बेटा, 9 मिनट की, 10 मिनट की वीडियो है जिसके अंदर कैरेक्टर स्केच, कीवर्ड, सब थीम वगैरह है। तो ये इसकी पूरी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। तो 5-5, 10-10 मिनट की वीडियो तुम 2x की स्पीड पे देखो, 1.5 घंटे के अंदर तुम्हारा पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा कंटेंट, ठीक है। तो ये प्लेलिस्ट से आप जाकर के पढ़ सकते हो। अब करना क्या है, कैरेक्टर स्केच के बारे में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो बेटा ऐसे लिखना कि भैया जो भी कैरेक्टर है, अगर पूछ लिया जाए भोली के बारे में, है ना, तो भोली का कैरेक्टर स्केच अगर आ रहा है तो भोली जो है मेन कैरेक्टर है चैप्टर की, चैप्टर का नाम लिख दो, किसने लिखा है राइटर का नाम लिख दो। अब उस कैरेक्टर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, मैंने देखो कुछ अच्छे वर्ड यूज कर दिए तो तुम लिख सकते हो, वरना तुम सीधा लिख सकते हो ट्रेट्स, ठीक है ना, जिसके अंदर ये ट्रेट्स हैं। ये बेसिक बेटा टेम्पलेट है, छोटी मोटी तुम इसके अंदर हेरा फेरी कर सकते हो, ठीक है, थोड़े बहुत बदलाव तुम इसमें कर सकते हो। तो उसके अंदर जो क्वालिटीज है वो लिख दो। फिर बता दो स्टार्टिंग में वो कैसी थी, स्टार्टिंग में बेचारी बहुत निग्लेक्टेड थी, बेचारी बहुत डरपोक थी, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, बट ग्रेजुअली उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया, उसे एजुकेशन मिली। जो कहानी है फिर वो कहानी लिख देना, और जब आप इसको कंक्लूड करोगे तो लिख देना कि भाई हाँ इस तरीके से द कैरेक्टर सिंबलाइजेस, हमारी भोली जो कैरेक्टर है वो क्या सिंबलाइज करती है, एजुकेशन की मदद से कैसे चेंज आ सकता है ना, और जो थीम है वो भी थोड़ी सी लिख देना। तो ये आपका कैरेक्टर स्केच का 6 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा भाई, ठीक है। अच्छा अगला देखो, अगर कैरेक्टर आर्क आ गया। कैरेक्टर आर्क क्या होता है? कैरेक्टर आर्क होता है जहां पे ना चैप्टर में ऐसा होता है जैसे हरी वाले चैप्टर में शुरुआत में एक बड़ा ही शातिर चोर था लेकिन बाद में देखो अच्छा इंसान बन गया। मटिल्डा के चैप्टर में वो कैसे शुरुआत में उसे किसी चीज की कदर नहीं थी, है ना, मटीरियलिस्टिक गर्ल, लेकिन बाद में जाके उसे हर एक चीज की पाई पाई की कदर हो गई। भोली के चैप्टर में बेचारी डरपोक, है ना, सहमी सी बच्ची, बाद में कॉन्फिडेंट बन गई। तो इनके में कैसे डेवलपमेंट हुआ कैरेक्टर में, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके चांसेस बहुत हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, आप ऐसे पूरा टेम्पलेट ये लिखा है इसको इस्तेमाल करना। कैरेक्टर स्केच बेटा पता होना चाहिए, तो आप लिख सकते हो इनिशियली, यानी कि शुरुआत में अब जो कैरेक्टर का नाम है लिख दो कि वो जो है वो क्या पोर्ट्रे कर रही है। इनिशियली जैसे भोली इज पोर्ट्रेड एज, भोली को दिखाया जाता है कैसे, एक बहुत ही सिंपल टर्न, एक बहुत ही ऐसी बच्ची जिसको घर पे निग्लेक्ट किया जाता है। वो 3-4 वर्ड्स जो आपको मालूम है, जो आपने बुक में पढ़े थे, वो यूज हो जाएंगे। फिर वो स्ट्रगल करती है, जैसे कि भोली के साथ दिक्कत क्या थी, वो बोल नहीं पाती थी, स्टैमर करती थी, तो वो सब लिख दिया। फिर पैराग्राफ चेंज कर दिया कि हाउएवर फिर अब बदलाव कैसे आया, अब कैरेक्टर स्केच कैसे, कैरेक्टर आर्क कैसे चेंज हो रहा है, शुरुआत में ऐसी थी अब कैसे बदलाव आ रहा है। तो हाउएवर जब वो मिली अपनी टीचर से, वो सारी कहानी लिख देना कि क्या क्या हुआ, एजुकेशन मिली, टीचर से मिली, टीचर ने बहुत पेशेंटली बिहेव करा, लविंगली, वो सब आ जाएगा। इट बिकम्स अ टर्निंग पॉइंट, यहां से टर्निंग पॉइंट आया। फिर देखो ग्रेजुअली अब आप बताओगे कि धीरे धीरे उसने अब जो भी चैप्टर में जो कहानी हुई है वो लिख देना यहाँ पे कि ग्रेजुअली उसने सीखा, क्या सीखा, बोलना, पढ़ना, ये लिख सकते हो। या जैसे हरि के बारे में आ गई बात, तो हरि की जिंदगी में कब, जब हरि को अनिल ने पढ़ना लिखना सिखाया तो धीरे धीरे उसने पढ़ना लिखना सीखा, उसके अंदर ये बदलाव आए। कहानी आपको उस हिसाब से लिखनी है, ये बेसिक टेम्पलेट है, ठीक है। लास्ट में एंड कैसे करेंगे, कंक्लूजन, कि बाय द एंड हमारे, अब शुरुआत में ऐसा था बंदा, अंत तक वो बंदा जो है
बहुत कॉन्फिडेंट बन चुकी थी भोली, ठीक है, इमर्जेस एज अ कॉन्फिडेंट गर्ल, तो ये आप लिख दोगे। और वो ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें क्या दिखाता है कि भैया एजुकेशन की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, ये सब लिखा। लास्ट में मैसेज वैसेज जो है चैप्टर का थीम वीम लिखी, अच्छा लगेगा भाई थोड़ा सा। टीचर इंप्रेस, 6 में से 6 नंबर, बताओ। ठीक है, अगला आता है हमारे पास थीम बेस्ड। बेटा अगर देखो छोटा 40-50 क्वेश्चन, 40-50 नंबर का क्वेश्चन, 40-50 नंबर नहीं, 40-50 शब्दों का अगर क्वेश्चन आ जाए, मतलब कि 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, आ सकता है, तो 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन में ज्यादा नहीं लिखेंगे, सीधा सीधा लिख देंगे कि जो चैप्टर है ये किसने लिखा है, ये वो इस थीम के बारे में बात करता है, सिंपल। अब ये थीम हमें कहां से पता चल रही है, जैसे कि अगर हम बोले कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, तो अब आप बता दो कि भोली के चैप्टर में कैसा एजुकेशन इंपॉर्टेंट होती है, जब उसको एजुकेशन मिलती है तो कॉन्फिडेंट बन जाती है ना। तो ये जो कैरेक्टर है, कौन सी कैरेक्टर है, भोली, तो भोली के हिसाब से लिख दो कि ऑथर हाईलाइट करना चाहते हैं, थीम बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, थीम ही आएगी हर जगह, कि वो दिखाना चाहते हैं कि कैसे एम्पावरमेंट मिलती है, कैसे भोली खड़ी हो पाई समाज में अपने लिए, उसने आवाज उठाई, ये सब आप लिख देना। तो अल्टीमेटली राइटर क्या कन्वे करना चाहते हैं कि भाई अगर एक अच्छा एनवायरमेंट मिले, एक अच्छा मेंटोर मिले, एक अच्छा टीचर हो, तो एक अच्छा खासा इंसान में बदलाव आ सकता है, जैसे हरी के केस में भी हुआ था, है ना। अगला देखो, अगर बेटा थीम बेस्ड क्वेश्चन 100-150 वाले टाइप का आ गया, मतलब लॉन्ग में आ गया, 6 नंबर का आ गया, फिर क्या लिखेंगे, फिर थोड़ा सा अलग मैंने टेम्पलेट बना दिया, ठीक है, आप इसको रीड कर लेना। अच्छा, अब क्योंकि देखो बात वो है ना कि अगर मैं तुम्हें एक ही टेम्पलेट दे दूं, तुमने पूरा पेपर वैसी टेम्पलेट में लिख दिया, टीचर बोलेगा भाई इसको एक ही तरीके से आंसर लिखना आता है, फिर वो नंबर नहीं देगा, वो बोलेगा इसमें तो एक जैसा ही पूरी जगह पे रट दिया है उसको, तो वो नंबर नहीं देगा। तो इसलिए मैंने तुम्हें थोड़े वेरिएशंस दे दिए हैं, ठीक है। तो थीम में तुम ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि थीम से आता है क्वेश्चन, डेफिनेटली आता है, पूछ कैसे भी लेंगे पर होगी आंसर थीम ही, ठीक है। वैसे कैरेक्टर आर, कैरेक्टर स्केच का भी दे दिया है। अच्छा, यहां पे अब देखो, अगर ना आपका ऐसा वाला क्वेश्चन आ गया एनालिटिकल, यानी कि भाई नैरेटिव टेक्निक बता दो, है ना, वो तो मैंने बता दी, नैरेटिव टेक्निक तो तुम्हें याद करनी पड़ेगी बेटा, उसमें मैं नहीं कर सकती, सॉरी, उसमें मैं कुछ मदद नहीं कर पाऊंगी, वो आपको याद करनी पड़ेगी। आपको ना शब्द पता होने चाहिए, है ना, जैसे कि आयरनी, ये सब पता होना चाहिए, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा बच्चे, तो वो पढ़ लो। बाकी देखो आंसर राइटिंग मैंने तुम्हारे लिए आसान कर दिया, जो जो मेरे से हो पा रहा है मैं तुम्हारे लिए सारा रास्ता आसान कर दूंगी, ठीक है। तो यहां पे एनालिटिकल पैराग्राफ में वो पूछ लेंगे जैसे टोन जो है राइटर की वो क्या है, उससे क्या समझ में आ रहा है, लैंग्वेज जो यूज करी है राइटर ने, या जो नैरेटिव टेक्निक का इस्तेमाल हुआ है उससे क्या समझ में आ रहा है। जैसे क्वेश्चन था कि मिडनाइट विजिटर वाला चैप्टर के अंदर जो हमारे राइटर नैरेटिव टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे चैप्टर के अंदर सस्पेंस कैसे समझ में आ रहा है। तो अब यहां पे आंसर कैसे बनेगा, देखो द ऑथर का नाम लिखा, इफेक्टिवली इंप्लॉइज या यूजेस, वो तुम्हारी मर्जी है, मैंने थोड़ा वर्ड लिख दिया है, तुम अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत शिफ्ट कर लेना, ठीक है। तो इफेक्टिवली कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं, टेक्निक का नाम लिख दो, वो तुम्हें कैसे पता चलेगा, पीडीएफ से पढ़ लोगे, ठीक है। टेक्निक का नाम लिखा, टू स्ट्रेंथन द नैरेटिव, यानी कि कहानी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये टेक्निक यूज हुई है। फिर आप बता दोगे फॉर इंस्टेंस, यानी कि एग्जांपल दे रहे हो, अब आप चैप्टर में से कोई एग्जांपल उठा लेना, कि जैसे कि अब हमारे उसने क्या करा, कॉन्फिडेंस का बड़ा शो करा ऑजिबल ने बुद्धू बनाने के लिए कि भाई वहां पे बालकनी है, तो अब आप वही वाला इंसिडेंस यहाँ पे लिख दो कि व्हेन मैक्स ने जब गोली ऐसे बंदूक पकड़ के खड़ा था तो वो कहानी बनाने लग गया ऑजिबल, तो जो भी कहानी से रेलेवेंट है वो लिख देना। फिर आप बाद में बता देना कि उसने जो झूठी कहानी बनाई उससे क्या समझ आता है, इट डेमोन्स्ट्रेट्स, इससे ये समझ में आता है कि आप अगर दिमाग से तेज हैं तो फिर हथियार को भी हरा सकते हैं। तो ये जो टेक्निक है, अब टेक्निक के बारे में बात कर दो कि इस टेक्निक से क्या होता है, इस टेक्निक से ना जब वो कहानी बनाता है बालकनी की तो सस्पेंस क्रिएट हो जा रहा है, कि जो कि क्वेश्चन ने भी पूछा था ना कि टेक्निक से कैसे सस्पेंस क्रिएट हो रहा है, तो अब आपने टेक्निक बताई, अब आपने बताया कि सस्पेंस क्रिएट हो रहा है क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि बालकनी है या नहीं है, ऐसा कुछ हो गया। डीपन्स द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ, तो रीडर की भी जो अंडरस्टैंडिंग है जिस भी चीज के रिगार्डिंग वो लिख देना, ठीक है। और फिर आप लिख दो कि यहां से इट ऑल्सो एम्फोसाइजेस, यहां से हमें ये भी समझ में आता है, जो भी आपको थीम वीम समझ में आ रही है वो लिख दो। और लास्ट में कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, ये हो गया इंट्रोडक्शन, ये हो गया कंक्लूजन, ये हो गई बॉडी, है ना, कि थ्रू दिस स्टाइलिस्टिक चॉइस या थ्रू दिस नैरेटिव टेक्निक द राइटर एनफोर्सेस द थीम ऑफ, लास्ट में लिख के खत्म, हर जगह पे थीम चिपका दो, ठीक है, हो जाएगा, है ना। यहां पे ध्यान रखना, मैंने नैरेटिव टेक्निक का बता दिया, क्वेश्चन टोन पे आ जाए, लैंग्वेज पे आ जाए, तो नैरेटिव की जगह टोन लैंग्वेज लिख देना, ठीक है बेटा। चलो अगला जो है, अब मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स बता देती हूँ, आपको क्या नहीं करना है, आपको पूरी कहानी चेपनी नहीं है वहां, ये भाई समरी हर जगह लिख दिया, अब मैंने तुम्हारा कितना काम आसान कर दिया। अब जो भी क्वेश्चन आ रहा है अब आपको करना क्या है बेटा, एक चीज प्लीज, मैं देखो झूठ नहीं बोलूंगी, मैं तुम्हारे लिए सारी चीजें तो यहाँ पे अवेलेबल कर रही हूँ, बट जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, सोच रहे हो वीडियो देख ली एग्जाम में बैठूंगा हो जाएगा, नहीं होगा। आपके पास टाइम है, वीडियो देखी है, क्वेश्चन लगा लो, बेशक वीडियो में जो टेम्पलेट है ना वो पीडीएफ डाउनलोड करो, वो फोन में साइड में रखो और क्वेश्चन सॉल्व करो और इस टेम्पलेट की मदद ले लो, तो प्रैक्टिस करते करते टेम्पलेट अपने आप दिमाग में छप जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा, है ना। और एक आधा शब्द अगर तुम्हें लगे कि मैं इसमें ऐसे चेंज कर सकता हूं, तो जितना तुम
टेम्पलेट की मदद से प्रैक्टिस कर लोगे ना, हर एक सवाल लगा लो, एक लगा लो ये नैरेटिव टेक्निक वाला, एक ऐसा टाइप का, एक ऐसा टाइप का लगा लो, आपके दिमाग में अपने आप बैठ जाएगा, ठीक है, इजी होगा आपके लिए, है ना। तो अब यहाँ पे पहले तो ये चीज करना, स्टोरी वोरी हर जगह नहीं लिखनी है, आंसर करने, मतलब बच्चे जो है ना गलतियां क्या करते हैं, वो सीधे क्वेश्चन का आंसर नहीं करते, फालतू की बात तो पूरी लिख के आ गए 6 नंबर में, पर क्वेश्चन जो एक्चुअल में पूछ रहा है वो तो लिखा ही नहीं, ठीक है। पैराग्राफ चेंज नहीं करते हैं, ये गलतियां हैं जहां उनके नंबर कटते हैं, कंक्लूजन उनका वीक होता है, इसलिए मैंने तुम्हें कंक्लूजन वहां पे लिखा है कि क्या डालना चाहिए, ठीक है। और वो ना चैप्टर के अंदर कोई एविडेंस नहीं लिखते कि भैया अगर ये नैरेटिव टेक्निक है तो कैसे, कुछ एग्जाम्पल तो दे दो चैप्टर से। तो ये गलतियां हैं जहां बच्चों के मार्क्स कटते हैं, आपको ये नहीं करना है। आपको करना क्या है, पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, अच्छे से समझ लो, एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, अच्छे से समझ लो क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है। क्वेश्चन के अंदर भी कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भोली और यहां पे अगर हम देखें मटिल्डा, दोनों के कैरेक्टर्स में हमें क्या समझ में आता है, अगर ऐसा कुछ चैप्टर आ गया तो कैरेक्टर आपका एक शब्द है, तो हमें समझ में आ रहा है कि कैरेक्टर के बारे में ही क्वेश्चन है, यानी कि थीम यहां लिखने का कोई सेंस नहीं बनेगा। तो आपका मेन फोकस कैरेक्टर पे होना चाहिए, है ना। छोटा मोटा लास्ट में कहीं थीम के बारे में बात होगी वो ठीक है, बट मेन फोकस कैरेक्टर पे। तो आप कीवर्ड समझो, तब क्वेश्चन पकड़ में आएगा कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है, ठीक है। पैराग्राफ जरूर चेंज करना, कीवर्ड्स का जरूर इस्तेमाल करना, जैसे मोर ओवर, हाउएवर, दस, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हो, और स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन देना। अब लास्ट में मैं आपको बता देती हूं, देखो क्या आपको कीवर्ड्स यूज करने हैं बेटा। देखो अगर आप कुछ पॉइंट ऐड करना चाहते हो कि भाई मटिल्डा जो है वो तो पैसों का मतलब उसे बहुत रहता था, उसे एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल चाहिए थी, अब आप उसमें ऐड करके एक और पॉइंट लिखना चाहते हो कि और तो और वो अपनी एग्जिस्टिंग लाइफ से खुश नहीं थी, तो आप ऐड करने के लिए फर्दर मोर, मोर ओवर, एडिशनली, बिसाइड्स, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके साथ आप इसको लिख करके आप अपना और भी कोई पॉइंट ऐड करना है अपने आंसर में तो वो कर सकते हो। अच्छा, आपको कॉन्ट्रास्ट जैसे आता है ना, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, तो ये वाले वर्ड्स यूज कर सकते हो, हाउएवर, ऑन द अदर हैंड, इन कॉन्ट्रास्ट, वेयर एज, ऑल्दो, ये सारे वर्ड्स, ठीक है। अच्छा, कंक्लूजन देना है तो ये वर्ड्स हो जाएंगे, और कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स मैं आपको बता रही हूं, जैसे कि हाईलाइट करता है, एम्फोसाइज करता है, रेनफोर्स, सिंबलाइज, पोर्ट्रेज, रिफ्लेक्ट, सजेस्ट, डेमोन्स्ट्रेट, इलस्ट्रेट, डिपिक्ट। भाई मस्त आंसर बनेगा तुम्हारा। अब मैं बोल रही हूं, बताओ इस वीडियो को देखने के बाद लग रहा है ना आंसर लिख पाओगे, हो जाएगा ना। तुम खुद ही बताओ, तुमने ऐसे अगर वर्ड्स लिख लिए अपने आंसर में तो टीचर को नहीं लगेगा कि भाई कोई प्रोफेशनल टाइप का आंसर बना, एकदम लगेगा ना। तो बेटा आंसर इजीली लिख पाओगे, बट आपको प्रॉमिस करना है कि आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना। प्रैक्टिस करनी है। और अब सच बताना, ऐसी वीडियो है कहीं और, देखी कहीं और ऐसी वीडियो नहीं देखी ना, इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखा आपने कहीं और, बताओ इतनी तुम्हारी प्रॉब्लम का कहीं सॉल्यूशन मिला, है ना। तो फिर अगर नहीं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑल्सो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि भाई हम लोग के चैनल के ऊपर लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, जहां पे मैंने ना कल ही बच्चों को क्या करवाया था, सैंपल पेपर सॉल्यूशन करवाया था, हमने क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व करा है जो सीबीएसई का ऑफिशियल है, और हमारा गोट सेशन आने वाला है, गोट यानी कि ग्रामर ऑफ ऑल टाइप्स, और फिर मैं आगे आपके मैराथन्स भी लेने वाली हूं, तो जुड़ जाओ, ठीक है। और आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। इस पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत ही बढ़िया शुक्रिया। अब इसका फायदा उठाओ, अच्छे से पढ़ो, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो पीडीएफ, एंड ऑल द बेस्ट बेटा, अच्छा करके आना, ठीक है।